Hello students, today I will discuss capacitor and parallel plate capacitor. आज जो आपको जानकारी देंगे हम संधारित्र क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसके बारे में जानकारी देंगे, उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा। जो संधारित्र आपका होता है, जिसको कि आप लोग साधारण भाषा में आप लोग है ना, सिंपल लैंग्वेज आप लोग बोलते होंगे कंडेंसर। तो जो कैपेसिटर होता है वो एक इस तरह का डिवाइस है जो क्या करता है कि अपने शेप में विदाउट चेंज किए हुए, अपने आकार में बिना परिवर्तन किए हुए वो आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकता है। ये जो संधारित्र आपका है ये भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये आपके बेलनाकार भी हो सकते हैं, वृत्ताकार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको हम डिस्कशन देंगे वो आपका होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम वो स्थिति बताएंगे जिसमें कि उसकी प्लेटों के बीच कुछ भी नहीं होगा। मतलब प्लेटों के बीच क्या होगा, एयर मटेरियल होगा। एक साधारण सा जरा कॉम्बिनेशन देख लेंगे कैपेसिटर के केस में। जैसे कि हमने दो प्लेट्स ले रखी, तो जो आपका जो कैपेसिटर होगा उसमें क्या होगा, दो प्लेट्स होंगी और मेटालिक प्लेट्स होंगी। इनके बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस में एयर भी हो सकती है और कोई भी परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपका माइका भी होता है, पेपर भी होता है, ग्लास भी होता है, ऑयल भी होता है, अलग अलग है। तो जिस तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप किया जाता है, हम उसी के आधार पर इसका नाम भी रख देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पेपर फिलअप है तो इसका नाम हो जाएगा पेपर कैपेसिटर हो जाएगा। अगर यहाँ ऑयल फिलअप कर दिया तो ये ऑयल कैपेसिटर हो जाएगा, माइका कैपेसिटर हो जाएगा। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी। ठीक, इन प्लेटों का जो सेपरेशन है ये बीच, ये सेपरेशन हो गया आपका, ये प्लेट्स हो गए, इनका एरिया हो गया। और फिर क्या कर दिया जाता है, इसको कवर कर दिया जाता है। इसको इस तरह से ही कवर कर दिया गया था। और ये इसके टर्मिनल हो गए। तो चार्ज आवेशित करने के लिए इसको इसके टर्मिनल निकाल दिए गए। तो ये जो कैपेसिटर है, हमने क्या बताया आपको, ये जो संधारित्र हमारा है ये क्या करेगा, अपने में आवेश की पर्याप्त मात्रा को बिना अपना आकार बढ़ किए हुए संचित कर सकता है। और क्या बताया, इसमें दो धात्विक प्लेटें होंगी जो एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर डिस्प्लेस रहती हैं। इनके बीच में कोई मटेरियल हो भी सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, और नहीं भी हो सकता है। तो जब नहीं होगा तो होगा आपका वो वाइड कैपेसिटर। ठीक है ना। और इसको हम समांतर प्लेट संधारित्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझेंगे आप लोग। एक्चुअली में पीछे जो आपने धारिता के बारे में पढ़ा होगा, C = Q/B। किसी भी चालक की जो धारिता है वो चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो कुल मिलाकर के हम कैपेसिटर को चार्ज तो देंगे और हमें निकालना क्या होगा, V। अगर V हमें पता चल जाता है, ये मैंने दिया है और ये कैलकुलेट करना है, तो आपको धारिता का ज्ञान हो जाएगा। तो जरा देखेंगे आगे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हमने दो प्लेट्स ले रखी, ये दो प्लेट्स हैं हैविंग इक्वल एरिया। ये दोनों प्लेट्स हैं, इनका दोनों का एरिया जो है वो इक्वल लिया गया है।
इस प्लेट को हमने x मान लिया और इस प्लेट को हमने y मान लिया है। इन प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो d है। प्लेट जो x है उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, और प्लेट y जो है उसको अर्थ से कनेक्ट किया गया है। क्यों कनेक्ट किया गया है समझते जाएंगे अभी। समझिए ना हमारी ये दो प्लेट्स दी गई हैं x और y। प्लेट x को इलेक्ट्रिक सोर्स से, विद्युत स्रोत से कनेक्ट किया गया है, विद्युत स्रोत से कनेक्ट किया गया है, और ये हमारी पृथ्वी अर्थ है। ये प्लेट का सेपरेशन क्या होगा, जैसे ही इसको इस प्लेट को हम आवेश देंगे तो ये आवेश क्या होगा, क्योंकि चालक प्लेट है तो इसकी पृष्ठ पर ये एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब क्या होगा, घटना यहाँ पे कौन सी होगी, वैद्युत प्रेरण की होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं कहेंगे, वैद्युत प्रेरण केवल। प्रेरण जो होगा तो ये जो प्लेट y है इसकी भीतरी सतह पर क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा, और जो धनावेश होगा वो इसके पृष्ठ पे जाएगा। मगर संधारित्र में है क्या कि संधारित्र में उनकी प्लेटों पर विपरीत आवेश होना चाहिए। तो यहाँ पे धनावेश है और यहाँ पे ऋणावेश न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जब तक इन दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश नहीं होगा तब तक कैपेसिटर हमारा फॉर्म नहीं होगा। तो क्या होगा, इसीलिए मैंने इसकी बाहरी सतह को क्या किया है, अर्थ कनेक्ट कर दिया है। तो जो भी धनावेश होगा वो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, जिसमें कि जो प्लेट x होगी उस पर धनावेश एक समान होगा, और जो प्लेट y होगी उस पर जो होगा आपका ऋणावेश होगा। अब इस प्लेटों के बीच में जब वैद्युत विभवांतर होगा तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये तो दोनों प्लेटें हैं विपरीत आवेश की हैं। तो गॉस की प्रमेय के आधार पर, या गॉस की प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो विपरीत आवेशों वाली अगर प्लेटें हैं तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको डिनोट करते हैं E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये विपरीत आवेशों वाली प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब चूंकि ये सिग्मा यहाँ पे ये है, ये सिग्मा क्या है, इस पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, Q/A होगी। तो आप इंग्लिश को लिख सकते हो E = Q/ε0E। ये प्लेटों के मध्य क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अब हमें चाहिए क्या, क्योंकि हम लोगों ने जो संधारित्र परिभाषा बताई थी वैद्युतधारिता की, C = Q/V। तो Q तो मैंने इसको दे ही रखा है, +Q आवेश दे रखा है, ये -Q आवेश दे रखा है, ठीक है। तो Q मैंने दिया है, कैलकुलेशन किसका करना है, V का करना है। अब देखिए ध्यान से, इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र D है और इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर या और दूरी, वैद्युत क्षेत्र, विभवांतर और दूरी, ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है, E = V/D। इस संबंध को आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या नाम है, विभव प्रवणता के संबंध से भी आप दिखा सकते हैं, E = V/D से। यहां से V = जो वैल्यू हमारी होगी वो क्या होगी, A × D। V = A × D। अब आपको E यहां मिल चुका है, तो E की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q/ε0A × D। ये इसके लिए आप चाह रहे थे कि हमको V मिल जाए, तो V का कैलकुलेशन हो गया आपका। अब जब V आपको मिल गया तो आपको चाहिए क्या, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता इसकी तुमको निकालनी है, C बराबर फॉर्मूला होता है Q/V। Q मैंने इसको दे रखा है,
क्यू आपने इसको दे रखा है और V आपने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे अगर हम प्लेस करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू है Q इंटू D इंटू एप्सिलॉन नॉट A। ये Q और ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आप सुविधा की दृष्टि से, चूंकि ये जो हमने संधारित किया है समांतर प्लेट संधारित, हमने इसकी प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं भर रखा है लेकिन एयर है, तो आप इसको चाहो तो आप C0 कह सकते हो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, चाहो तो CO कह दो या CA कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, या C एयर ले सकते हो। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसकी प्लेटों के मध्य कोई अगर परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, तो जब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो फिर धारिता हमारी जो होगी वो K एप्सिलॉन नॉट E बाई D होगी, जिसमें से आप अगर ध्यान से देखिए तो एप्सिलॉन की जो E बाई D की वैल्यू जो है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी C नॉट है। तो C इक्वल टू K इंटू C नॉट। ये रिलेशन भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये वायु संधारित्र की धारिता है और ये जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है तो धारिता है, तो आप उसमें डायरेक्टली जो सब्सटेंस भरा है उसका परावैद्युत ज्ञात कर सकते हैं। ये जो हमने सूत्र लिखा है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट E बाई D, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है ये किन बातों पर, किन फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो नंबर 1 यहाँ देखिए K आ रहा है, तो K क्या है, हमारा डायरेक्टिव सब्सटेंस है। तो ये C समानुपाती क्या होगा, यानी कि अगर इस प्लेटों के मध्य हम परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो इसकी धारिता जो है वो बढ़ेगी, C समानुपाती केस। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया अगर बढ़ा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा तो भी उस केस में क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ेगी। दो बातें हो गई। और तीसरी बात हमारी ये आती है, इन प्लेटों के बीच की दूरी को हमें बहुत ज्यादा नहीं रखना। अगर दूरी हम कम रखेंगे तो क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के जो आपका ये एयर कैपेसिटर था समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें उसकी धारिता क्या एक्सप्रेशन में बताया आपको, कौन कौन से फैक्टर हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो एक्चुअली में है क्या कि जो परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार से क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है। तो क्या होगा, इस परावैद्युत पदार्थ को जब इस प्लेटों के बीच में रखेंगे तो इस प्लेटों के मध्य में क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और जैसे ही रखेंगे तो इसका जो परमाणु होगा वो क्या होगा, ध्रुवित होगा। परमाणु क्या होगा, ध्रुवित होगा, यानी कि धनायन और ऋणायन में थोड़ा सा विभक्त होगा, अलग होगा, दूर दूर हो जाएंगे। यानी अगर माना तुमने ये वाली प्लेट अगर x पॉजिटिव लिया है और ये वाली प्लेट हमने नेगेटिव दिखाया है, तो जो इसका ये सिरा ये धनावेशित हो जाएगा और ये सिरा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा परमाणु। इधर का ये जो वाई प्लेट हमारी है, सॉरी ये धनावेशित है, तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इधर ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है इसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ये होगी, और यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, धन से ऋण की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि दो तरह, एक ये वैद्युत क्षेत्र हमारा है जो कि प्लेटों के बीच में है, और ये परावैद्युत पदार्थ के बीच में। ये जो परावैद्युत पदार्थ उसमें वैद्युत क्षेत्र है, और ये प्लेटों के बीच जो हमने क्या किया था, परिबंध नहीं रखा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो कुल मिलाकर के प्लेटों के मध्य जो होगा वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा, और जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा
तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था E=V/D। जब ये वैद्युत क्षेत्र का मान घटेगा तो साथ में विभवांतर का भी मान घट जाता है, और जब विभवांतर का मान घट जाएगा तो उस हिसाब से जब विभवांतर घटेगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि समांतर पे संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की धारिता परावैद्युत पदार्थ भरने से संधारित्र की धारिता बढ़ने का कारण क्या है? ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये ध्रुवित होता है और इसमें विपरीत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र घटेगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र घटने से विभवांतर घटेगा, और विभवांतर घट जाने से क्या होगा? धारिता का मान बढ़ जाता है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से। ठीक है, बाद में ये जानकारी आपको दी है, इसको अच्छे से रखिएगा। थैंक यू।